नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी में। नारायणी तकिए में सिर टिका चित्त लेट गई और आंखें मूंद लीं। कुछ क्षण इसी तरह पड़ी रही और फिर मुदी हुई आंखों को और जोर से मूंद लिया ताकि आंखों की झिर्री से सच भीतर न घुस पाए। इस तरह वह छूट जाएगी, दोष मुक्त हो सकेगी। नारायणी जब भी ध्यानस्थ हो अपने स्वभाव का विश्लेषण करती है तो कई बिंदुओं पर खुद को दोषी पाती है, फिर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रही है। पर उसका स्वभाव यह नहीं था। वह तो शुभी को खूब प्यार करती रही है, आज भी चाहती है शुभी को पुत्रीवत स्नेह करे, कम से कम अपनी खीज, असंतोष, तिरस्कार को व्यक्त न होने दे। किंतु इस 9-10 वर्षीय बच्ची को देखते ही मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। यह उसकी संतान नहीं है, उसकी एकमात्र संतान बाबू है। आयु, अस्तित्व, वर्चस्व, दायित्व में एक बड़ा फासला होने के बावजूद वह शुभी से प्रतिस्पर्धा करती है। लगता है शुभी उसकी एकाकी प्रभुता को चुनौती दे रही है। स्थिति यह हो गई है कि शुभी सामने नहीं होती तो लगता है इससे असुविधा या कष्ट क्यों होना चाहिए, और सामने होती है तो लगता है इसे बर्दाश्त करना संभव नहीं। उसे देखते ही नारायणी की आंखें प्रत्यंचा सी खिंच जाती हैं। चेहरे पर तनाव की बारीक बेतरतीब रेखाएं उभर आती हैं। जीवन के समुद्र में जब तूफान आता है तब हमें मालूम नहीं होता कि फनफनाती लहरों की उखाड़ पखाड़ हमें कहाँ फेंकेगी। पर नारायणी को तो पता है वह कहाँ आई है, क्यों आई है। अरसा नहीं हुआ, मात्र 3 वर्ष। एक ही कंपनी में सदानंद के साथ नारायणी का पति रत्नाकर काम करता था। दोनों सेल्स डिपार्टमेंट में थे। रत्नाकर के रौद्र स्वभाव को देख कोई भी उससे घनिष्ठता नहीं रखता था, पर सदानंद से उसका अच्छा मेल जोल था। लोग उसे वहशी समझते थे। तुष्ट हो जाए तो जान कुर्बान कर दे, रुष्ट हो जाए तो जान लेने पर आमादा। नारायणी को कभी मेवा मिष्ठान खिलाए बिना दम न ले तो कभी शराब में धुत हो बेरहमी से पीटे। एक रात उसे साइलेंट हार्ट अटैक आया और क्षणों में वह शेष हो गया। नारायणी को कंपनी के प्रबंधकों ने नौकरी पर रख लिया। नारायणी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सदानंद के सहयोग का प्रतिफल विवाह के रूप में सामने आएगा। 2 घर, 2 परिवार, 2 संसार, 2 लोगों की पीड़ाएं विलय होंगी। सदानंद की मात्रहीना पुत्री शुभी बाबू के साथ खेलते हुए नारायणी को माँ के रूप में देखने लगेगी। शुभी एक तरह से पूरा दिन बाबू के साथ बिताती थी। नारायणी बाबू और शुभी की बातें सुनती तो चकित होती। शुभी कहती, बाबू तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। बाबू पूछता, शुभी तुम्हारी माँ कहाँ गई? भगवान के घर। मेरे पापा भी भगवान के घर चले गए, मुझे और मम्मा को मारते थे, गंदे थे। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। मेरे लिए अच्छी सी मम्मा लाने वाले हैं, मेरी मम्मा जैसी। हाँ, तुम भी मम्मा से कहो ना, तुम्हें अच्छे पापा चाहिए, तुम्हारे पापा जैसे। मेरे पापा जैसा अच्छा पापा और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। हाँ, तुम्हारे पापा सबसे अच्छे हैं। शराब नहीं पीते, तुम्हें मारते नहीं, बहुत प्यार करते हैं। शुभी मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा लोग बच्चों को इतना प्यार करते हैं। नहीं, मम्मा बच्चों को अधिक प्यार करती हैं। देखो ना, तुम्हारी मम्मा तुम्हें कितना प्यार करती हैं। सुनकर नारायणी की आंखें भर आती। शुभी बहुत मासूम है, बहुत हल्के स्पर्श से इसकी परवरिश करनी होगी। यह तनिक भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर यह जद्दोजहद क्यों? स्वस्थ वृत्ति में विकृति क्यों? बाबू और शुभी ने आपसी स्नेह, सामंजस्य, सानिध्य के आधार पर इस नए रिश्ते को
तत्परता से स्वीकार कर लिया। शुभी ने बाबू को अपना कमरा दिखाया और बाबू ने साधिकार उसमें अपना सामान ठूंसकर मानो उसे पंजीकृत करा लिया। सदानंद भावुक था। बच्चे अबोध और सरल होते हैं, शायद इसीलिए उन्हें नई स्थिति को ग्रहण करने में आसानी होती है। नारायणी, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इसी सरलता से इस घर को ग्रहण करोगी। हाँ, यह घर आज से मेरी पहचान है। सदानंद को यह आश्वासन देते हुए नारायणी ने सोचा भी नहीं था कि शुभी की उपस्थिति विपत्ति बन जाएगी। मनुष्य अपनी जगह बनाने के लिए जिस सजगता, निष्ठा, संकल्प, चेष्टा, आदर्श का उल्लेख करता है, जगह निश्चित हो जाने पर अपनी योजनाएं एवं कार्यक्रम पता नहीं क्यों याद नहीं रखता। मनुष्य भूल जाता है कि जगह पा लेना किसी हद तक आसान है, पर उसकी गरिमा बनाए रखना आसान नहीं होता। उसके लिए त्याग, श्रम, विनय, ईमानदारी और बड़प्पन की जरूरत होती है। खुद को सबके साथ बांटना होता है। नारायणी इस घर में अपनी उजली छवि लेकर आई थी। शुभी पूरे समय नारायणी को घेरे रहती। मम्मा, मेरी चोटी बना दो। नारायणी बड़ी रुचि से कोई नया स्टाइल बना देती। मम्मा, तुम ऐसा स्टाइल बना देती हो तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। फिर समय के साथ नारायणी को जाने क्या हुआ कि वह दोनों में भेदभाव करने लगी। फिर शुभी नारायणी से दूर होती गई, उससे मतलब न रखती, अपने काम स्वयं कर लेती। सुबह उठ जाती, नहा लेती, स्कूल के लिए तैयार हो जाती, अपने और बाबू के जूतों में पॉलिश कर लेती, अपना खाना परोस लेती, पुस्तकें, बिस्तर, वस्त्र व्यवस्थित रखती, दत्तचित्त होकर पढ़ाई करती। उसका नारायणी से जरूरत भर का ही संवाद होता। नारायणी सदानंद की उपस्थिति में शुभी के प्रति भेदभाव नहीं करती। यह कार्य व्यापार शुभी समझने लगी। अब उसे जो भी मांग रखनी होती सदानंद की उपस्थिति में ही रखती। बाबू अनुमोदन करने के लिए जैसे तत्पर ही रहता। पापा, आज हमें मेला ले चलिए, मैं और बाबू ढेर सारी चीजें खरीदेंगे। शुभी सदानंद की गोद में बैठ गई। क्या खरीदोगी? सदानंद ने दुलार से पूछा। नारायणी सदानंद को शुभी से लाड लडाते देखती तो द्वेष से भर उठती। बाप बेटी का बहुत साहस बढ़ गया है, और ये बाबू कितना बेवकूफ है। नारायणी, बच्चे तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। सदानंद कहता तो नारायणी तुनक जाती। इनके मन का ना करूं तो मैं बुरी ही ठीक। ये कौन होते हैं तुम्हें बुरा साबित करने वाले? घर तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, मैं तुम्हारा। हमें जिस तरह उठाओ बैठाओ, तुम्हारी मर्जी। सदानंद इस तरह की बातों में संतुलन बनाए रखने का भरसक प्रयास करता, पर सफल न हो पाता। फिर नारायणी सदानंद के अनुरोध पर भी मेला नहीं गई। सदानंद बाबू और शुभी को लेकर चला गया। नारायणी लक्ष्य करती है कि जब वह साथ नहीं जा रही होती तो सदानंद और बाबू के साथ शुभी बड़े प्रफुल्ल भाव से जाती है। शुभी नारायणी को उपेक्षित नहीं बल्कि नजरअंदाज करने लगी है। यह देख नारायणी को दुख होता है। वह शुभी को तिरस्कृत, उपेक्षित करती है, फिर भी चाहती तो है, लेकिन शुभी उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देती है। यह देख नारायणी की इच्छा होती कि शुभी का कान उमेट कर कहे, शुभी, मेरे घर में रहना है तो मुझे पूरा सम्मान और महत्व देना होगा। मगर शुभी से पहले तो बाबू बोल पड़ेगा, मम्मा, घर तो शुभी का है, और देखो ना शुभी कितनी अच्छी है, हमें अपने घर में रहने देती है। ओह बाबू, तुम इतने नादान क्यों हो? नारायणी की नसों का खिंचाव बढ़ जाता। आज भी नारायणी बाबू को सीख दे रही थी। बाबू, तुम शुभी के पीछे पागल बने ना फिरो, उसकी चालाकी समझो, पढ़ने में चित्त लगाओ। उसकी बातों में समय नष्ट करते हो और वह पढ़ने में लगी रहती है। शुभी चालाक नहीं है मम्मा,
वह तो खुद मुझे पढ़ने के लिए कहती है। बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन है। देखो ना मेरी कितनी केयर करती है। कुछ नहीं करती, तुम बेवकूफ हो। मम्मा, तुम शुभी को टीज क्यों करती हो? बाबू ने अनजाने में बात को नया मोड़ दे दिया। नारायणी नियंत्रण खोने लगी। मैं उसे टीज करती हूँ? मुझे ऐसा लगता है उस बेचारी ने हमें घर में रखा और वह हमें अपने घर से भगा देगी तो? बाबू, नारायणी भभक उठी। तुम यह बात दिमाग से निकाल दो। शुभी तुम्हें इस घर से नहीं भगा सकती। यह घर हमारा भी है। तुम भोंदू हो, इसलिए वह तुम्हें धमकाती है। शुभी नहीं धमकाती, वह तो कहती है बाबू तुम इस घर से कभी मत जाना। तुम रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वह कहती है उसे पता होता कि तुम उसे टॉर्चर करोगी तो वह तुम्हें अपनी मम्मा ना बनाती, बस मुझे अपना भाई बना लेती। तो शुभी तुम्हें पाठ पढ़ा रही है और तुम उसके शागिर्द बने हो। मम्मा, तुम शुभी को टॉर्चर मत करो प्लीज। बाबू ने हाथ जोड़ दिए। मैं टॉर्चर? बाबू दोगले! और ना जाने किस उन्माद में नारायणी ने बाबू को पीट दिया। बाबू का रोना सुन शुभी अपने कमरे से निकल आई। बाबू का बचाव करते हुए पूरी ताकत से चीखी, क्यों मारा मेरे भाई को? छोड़ो, छोड़ो, तुम गंदी मम्मा हो। प्रतिद्वंदी ऐन सामने थी। नारायणी बिलबिला उठी। उसने शुभी को भी अच्छी तरह धुन दिया, फिर उफनती हुई अपने कमरे में आ गई। देर तक उफनती रही। बेचैनी और उत्तेजना कम न हुई तो बिस्तर पर पड़ी पुस्तक उठाकर वह पन्ने पलटने लगी। फिर थक कर पुस्तक सरका दी और चित्त लेट कर आंखें मूंद लीं। बाबू और शुभी को क्रूरता से मारा गया था। दोनों रोते रोते न जाने कब सो गए। शुभी का अंतर्मन चोटिल हुआ था। वह तमाम दिन ज्वर से तपती रही। सदानंद सांझ ढले जब फैक्ट्री से लौटा तब नारायणी को चेत आया कि आज उसने क्या बेरहमी की है। सदानंद बाबू और शुभी के कमरे में गया तो देखा शुभी लेटी हुई है और बाबू पुस्तक खोले पढ़ने का नाटक कर रहा है। शुभी, बाबू और पिता की उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित पाकर शुभी का अवरुद्ध रुदन फूट पड़ा। वह झटके से उठी और दौड़कर सदानंद से लिपट गई। पापा, पापा, आज मम्मा ने बाबू को और मुझे पीटा। पापा, आप मम्मा को उनके घर पहुंचा दो। यहाँ मैं, आप और बाबू रहेंगे या फिर मुझे और बाबू को हॉस्टल भेज दीजिए। हिचकियों में उलझे शुभी के शब्द भेद खोल दे रहे थे। हाँ पापा, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम हॉस्टल में रहेंगे। बाबू ने अनुमोदन किया। सदानंद देर तक बच्चों के कमरों में रहा। इधर नारायणी यह सोचकर रसोई में व्यस्त रहते हुए पीड़ित थी कि सदानंद कोई विस्फोट करेगा। नारायणी आशंका के विपरीत सदानंद का स्वर संतुलित था। सदानंद बिल्कुल नारायणी के सामने आकर खड़ा हो गया। बड़े धैर्य से पूछा, उदास हो? कोई बात है? मालूम होता है आज तुम्हें बच्चों ने कुछ अधिक थका डाला, वरना मारपीट करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, मैं जानता हूँ। नारायणी नहीं समझ पाई कि यह व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी इतना संयमित और नियंत्रित कैसे रह पाता है। देखो नारायणी, सामान्य और सहन परिस्थितियों में सभी निभा लेते हैं, पर आदर्श इंसान वह है जो असामान्य परिस्थितियों में निभा सके। हमारी सारी कोशिश आखिर इसीलिए होती है कि हम नेक और समझदार इंसान के रूप में जाने जाएं। हमने यह जो बंधन बांधा है, बच्चों को सुरक्षा, सद्भाव, स्नेह देने के विकल्प के तौर पर बांधा है, और अब देख रहा हूँ शुभी को सहन करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम क्या सोचती हो, तुम्हें स्वीकार करने में शुभी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी? बच्चे किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं करते, वे इसके लिए खुद को तैयार करते हैं। शुभी और बाबू ने हम दोनों को सहयोगी वृत्ति का पाया।
इसीलिए आसानी से स्वीकार कर लिया। अब तुम्हारे असहयोग का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सदानंद ने साभिप्राय शुभी का नाम नहीं लिया। शुभी ने तुम्हें इस आशा से स्वीकार किया है कि तुम उसे बहुत प्यार करोगी, तुम उसके साथ पक्षपात करोगी, तो वह तुम्हें स्वीकार क्यों करेगी? मैं तो हैरान हूं इस बच्चे की सहन शक्ति देखकर। पहले वह बड़े अधिकार भाव से तुमसे अपने काम करने को कहती थी, फिर अपने काम खुद करने लगी, फिर तुमसे मतलब रखना छोड़ दिया, तुम्हें नजरअंदाज करने लगी, और अब कहती है कि वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उसे हॉस्टल भेज दिया जाए। तुम समझ सकती हो वह कितनी मानसिक यातना सहकर आज इस फैसले तक पहुंची होगी। नारायणी, जिंदगी बहुत छोटी है, हम उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि हमें जिंदगी के साथ निभाना नहीं आया। बाबू के साथ सामंजस्य बिठाने में मुझे भी असुविधा हुई है। बेटे और बेटे जैसे में लंबा फासला है, पर जब मैंने देखा कि बाबू मुझ पर भरोसा करना चाहता है तो मैंने उसके भरोसे को कायम रखना जरूरी समझा कि पापा नाम का रिश्ता क्रूर नहीं, सुंदर भी हो सकता है। और एक दिन मैंने पाया कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। समस्या बस स्वीकार अस्वीकार की है। स्वीकार कर लो तो समस्या हल हो जाती है। सदानंद पहली बार बातों को इस तरह परत दर परत खोल रहा है। नारायणी नजरें झुकाए अपराधनी सी बैठी है। शुभी कहती है मम्मा को उनके घर भेज दो, पर मैं बाबू को नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि उसने बाबू को सदा सहयोगी, निष्ठावान और भरोसेमंद पाया है। शुभी और बाबू आपस में सामंजस्य बैठाते हैं। मैं तो डरता हूँ नारायणी कि तुम बाबू की दृष्टि में भी अपना स्थान कम न कर बैठो। जानती हो, हॉस्टल जाने की इच्छा अकेले शुभी की नहीं है, बाबू की भी है, क्योंकि उसे तुम्हारा ढंग उचित नहीं लगता। नारायणी शिथिल है, बिना उतार चढ़ाव के यह किस सरलीकरण के साथ अपनी बात कह रहा है। नारायणी, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उनके साथ वे चीजें भी स्वीकारनी पड़ती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। फिर तुम तो स्थिति का सामना बड़ी बहादुरी से करती आई हो, अब कैसे घबरा गई, वह भी इतनी छोटी बच्ची से? अरे शुभी का क्या है, एक दिन ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। शुभी के साथ तुम्हें निभाना ही कितना है, अधिक से अधिक 10-12 साल, जबकि मुझे बाबू के साथ जिंदगी भर निभाना है। पर मैं विचलित या आतंकित नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे स्वीकार कर चुका हूँ। आज सोचता हूँ तो लगता है मुझसे ही कोई कमी चूक हो गई है जो यह स्थिति बनी। तुमसे आग्रह है, मुझे जो चाहे सजा दे लो, पर शुभी मासूम है, उसके विश्वास को मत तोड़ो। वह इतनी मासूम है कि आज की मारपीट से उसे दहशत हो गई और उसे बुखार आ गया है। सदानंद चला गया। नारायणी काठ बनी अपनी जगह पर बैठी रही। सदानंद की बातें गूंजती रहीं। सदानंद ठीक कहता है, समस्या स्वीकार अस्वीकार की है। स्वीकार कर लो, जीना आसान हो जाएगा, वरना कलह होगी। उसे खुद को बदलना होगा। शुभी को अस्वीकार कर वह भी सुखी कहाँ? सब कुछ होते हुए भी खालीपन का बोध होता है, बेचैनी सी है। उसमें सदानंद का सामना करने की हिम्मत तो नहीं है। फिर भी वह उठी कि आज न उठी तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। वह खुद को ठेलते हुए शुभी के कक्ष में ले गई। देखा बत्ती बुझाई नहीं गई है। सदानंद आंखों को बाह से घेरे हुए चित्त पड़ा है और उसकी बगल में लेटी हुई शुभी का हाथ उसके पेट पर है। नारायणी को सोई हुई शुभी बड़ी अबोध प्रतीत हुई। कभी इसका पूरे घर में वर्चस्व रहा होगा, फिर भी इसने अपने घर को किस तरह सबके साथ बांट लेना चाहा। यह छोटी होकर बड़प्पन निभाती रही और उसे बड़े होने का बड़प्पन याद नहीं रहा।
नारायणी चुपचाप आकर सदानंद के बगल में बैठ गई। सदानंद जाग रहा था। चौंका। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोए। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। सुबह तुमको घर के काम निपटाने होते हैं, स्कूल जाना होता है। जाओ, बाबू के पास सो जाओ। शुभी को मैं देख लूंगी। कुछ है नारायणी के स्वर में, शायद भीतर की जड़ता पिघलने की आवाज। यह इस वक्त जबरदस्त परिवर्तन से गुजर रही है। इसे परिवर्तन से गुजरने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। शायद यही इसका पश्चाताप हो। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ। सदानंद उठ गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी के संबंध में अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।